नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो हम वायु के बारे में कल हमने जाना कि वायु है क्या। आकाश और वायु तत्व से मिलकर बना है। और वात जो शरीर का एक दोष है, वात पित्त कफ में से प्रथम दोष जो है वात है। तो वात जो है गतिशील होती है और इसको योगवाही भी कहते हैं। ये पित्त और कफ को लेके चलती है, जिसके साथ मान लिया पित्त के साथ मिल गए तो पित्त के लक्षण ये दिखाएगी, और कफ के साथ मिल गई तो कफ के लक्षण ये दिखाती है। तो अब हम ये जानेंगे कि वात बढ़ने के कारण क्या हैं, किस वजह से वायु बढ़ जाती है। तो हमें क्या है, मल मूत्र का अगर हमें विसर्जन करना है, यूरिन जाना है, स्टूल पास करना है, तो हमें उसे टाइम से करना ज़रूरी है, बीच में नहीं रोकना चाहिए। रोकने से जो है वायु की प्रकोपित हो जाता है। तो खाए हुए भोजन के बाद जो कुछ ही और खा लेना, मान लिया हमने कुछ खा लिया है, पचने से पहले कुछ और खा लेना, तो ये भी वायु बढ़ने का कारण होता है। और रात को देर तक जागना, ये भी वायु के बढ़ने का कारण है। अपनी क्षमता जितना हमारे के अंदर बल है उससे ज़्यादा काम करना, ये भी वायु का ही बढ़ने का कारण है। और सफ़र के दौरान अगर हमने गाड़ी में झटके लगते हैं तेज से, तब भी हमें वायु प्रकोपित हो जाती है। और तीखी और कड़वी चीज़ें खाने से वायु प्रकोपित हो जाती है। और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने से भी वायु का प्रकोपित होती है। और हमेशा चिंता करते रहना, कभी कुछ मन में विचार आते रहना, तो वो भी वायु का कारण है। रात्रि जागरण भी वायु का कारण है। और अधिक सोना भी, और अधिक जागना, अधिक सोना, ये सब वायु के कारण माने जाते हैं। और ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से भी वात प्रकोपित होता है। और व्रत रखने से भी, अगर हमने पूरे दिन फास्ट रखा है तो वायु प्रकोपित होती है। तो ये कारण है वायु के बढ़ने के। और वायु बढ़ी है तो इसे शांत करने के भी कारण हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि वायु को शांत हमें पता कैसे चलेगा कि वायु प्रकोपित हो रखी है। तो हमें क्या लक्षण महसूस होंगे, वो होंगे हमारे अंगों में है रूखापन, जकड़न महसूस होगा, सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होगा, हड्डियों का खिसकना और टूटना हो, जल्दी जल्दी हड्डियाँ टूटती हैं अगर वायु प्रकोपित होती है। और इधर उधर खिसकना, ये भी हड्डी में चुभन जैसी, कटन जैसी दर्द महसूस होना, ये सब वायु को प्रकोपित होने के लक्षण हैं। और हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत रहेगा अगर वायु प्रकोपित है। तो नाखून और दांतों का बहुत ज़्यादा फीका पड़ना, उनका कलर अलग से हो जाना, ये सब। और मुंह का स्वाद कड़वा कसैला रहना, ये सब वायु प्रकोपित होने के लक्षण होते हैं। अगर हमें इस तरह के कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में वायु प्रकोपित होती है। तो जो वायु का स्थान जो है पक्वाशय में सबसे ज़्यादा मेन वो होता है, क्योंकि पाचन और पाचन में सहायक होता है वायु। वायु वैसे तो हर शरीर के हर अंग में रहता है, और हर अंग का जो संचलन होता है वो वायु के कारण ही होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि वायु जो अलग अलग स्थान है वो कहाँ कहाँ पे रहती है। और एक लक्षण बहुत इसका वो अ, दिखाई जो देता है, अंग हमारे सुन्न पड़ जाते हैं और कमजोरी महसूस होती है, हमारे शरीर में सुन्नपन हो जाती है, सुइयों जैसी चुभती हैं। और हमारे शरीर में हमें लगता है कि हम कुछ काम नहीं कर सकते, शरीर बहुत कमज़ोर लगता है। तो ये भी प्रमुख लक्षण वायु के हैं। तो वायु प्रकोपित हो गई है तो अब उसको शांत भी हमें करना है। तो वायु को हम शांत कैसे करेंगे, उसके लिए हमें घी, तेल, फैट जैसी चीज़ों को सेवन करना है। क्योंकि वायु का गुण होता है रुक्षता, और रुक्षता जो है किससे, रुक्षता का अपोजिट होता है स्निग्धता। तो हम रुक्षता कैसे दूर दूर करेंगे, स्निग्ध आहार लेंगे। तो घी, तेल, मक्खन इत्यादि हमें लेना चाहिए। गेहूँ गेहूँ लें, तिल, अदरक, लहसुन, गुड़ जैसी बनी चीज़ों को लेंगे तो हमारी जो वात जो प्रकोपित हो रही है वो शांत होगी। नमकीन, छाछ लेंगे, ताज़ा पनीर, उबले हुए आलू, और उबला हुआ हो गर्म भोजन हम करेंगे। और हम क्या क्या ले सकते हैं, गाय का दूध गरम गरम ले सकते हैं, और हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, और जो नट्स होते हैं
वो तो खा ही सकते हैं, और जो बीज होते हैं वो हम खा सकते हैं, और घी तेल ये हम ले सकते हैं। मूंग की दाल और सोया, दूध, इनका हम सेवन कर सकते हैं। खीरा, गाजर, पालक और शकरकंद आदि सब्जियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो जिससे कि हमें वात जो हमारी बढ़ी हुई है वो संतुलित हो जाएगी, और घी तेल से स्निग्धता दूर होगी, और ठंडापन जो होगा गर्म चीज़ें गुड़ इत्यादि खाने से दूर होगा। तो ये सब हम ले सकते हैं, तो जिससे हमारी वायु बढ़ी हुई है वो शांत हो जाएगी। तो हमारा ये दूसरा वायु का जो हमारा वो था प्रकरण, उसका हम दूसरा एपिसोड हम ख़त्म कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे, वायु के क्या क्या स्थान हैं, कहाँ पर विराजमान रहती है, विशेष स्थान जैसे मस्तिष्क में है, उदर में है, पक्वाशय में है और छाती में है, ये सारे इनका, और उसके क्या लक्षण होते हैं वो सब मैं आपको जानकारी दूंगी। तो इस जानकारी से हम अपने आप घर पर भी अपनी जो शरीर को चुस्त और दुरुस्त कर सकते हैं। अगर हमारा कोई दोष बढ़ा हुआ है तो उसको हम बैलेंस में ला के हमारे जो उससे परेशानियां पैदा हो रही थी वो सब दूर हो जाएंगी। बहुत अधिक अगर परेशानी होती है तब हमें औषध के लिए जाना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़े बहुत हमें परेशानी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ता चला जाता है, तो हम थोड़े में ही अगर हम इसका जानकारी ले लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मेरा उद्देश्य भी यही है कि घर में रहकर हम आयुर्वेद को अपनाकर कैसे अपने जो शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपका कोई प्रश्न हो वात से संबंधित या किसी भी विषय में तो आप मेरे को डीएम कर सकते। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए तीसरे एपिसोड में वात के। धन्यवाद। देखते रहिए।